दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम संस्कृत पढ़ रहे थे और संस्कृत में हमने वर्ण विचार पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान। दोस्तों आज हम संस्कृत में उच्चारण स्थान पढ़ेंगे कि जो वर्ण होते हैं वो किस प्रकार उच्चारित किए जाते हैं, उनका लय ताल किस प्रकार होता है, कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। अगर दोस्तों हम एक नंबर की बात करें तो एक नंबर कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं, यानी कि जब हम उस वर्ण को उच्चारित करते हैं तो उसका जो सर्वाधिक प्रभाव है वो हमारे कंठों पर पड़ता है। इसके कारण उसको क्या कहा जाता है? कंठ्य वर्ण कहा जाता है। कंठ्य वर्ण। ठीक है दोस्तों हम बात करेंगे कंठ्य वर्ण की। कंठ्य वर्ण में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो कंठ्य वर्ण में आप देखो, जितना भी हमारा जो क वर्ग होता है ना, क वर्ग, इस क वर्ग में क ख ग घ ग सभी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ए हो गया, आ भी इसमें आएगा, हमारा है भी इसमें आएगा और विसर्ग, विसर्ग है वो भी हमारा किस में आएगा? कंठ्य वर्ण में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो नंबर, यदि हम दो नंबर की बात करें तालु, तालव्य वर्ण। ठीक है दोस्तों, तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण में इसमें क वर्ग दिया था, अब इसमें हम क्या देंगे? च वर्ग। कौन सा आ जाएगा? च वर्ग। यहाँ पे हमने ए था, ए आ दिया था, यहाँ पर ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, ये आ जाएगा, स आ जाएगा। ये हो गए अपने तालव्य वर्ण। ठीक है दोस्तों, च वर्ग, ई, बड़ी ई, ये और श, इनका उच्चारण है वो तालु से किया जाता है। तो इनको उच्चारित करते समय जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, जिसको हम प्राण वायु भी बोलते हैं, तो उस प्राण वायु पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो हमारे तालु पर पड़ता है, जिसके कारण इनको तालव्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला, अगला कौन सा है? मूर्धन्य, यानी कि मूर्धा। और मूर्धा का अर्थ होता है मसूड़ा, मूर्धा वर्ण, इनको यह मूर्धन्य भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, मूर्धा, मूर्धा का अर्थ क्या हो गया? मसूड़ा हो गया। इसमें कर्म से लगा दो, क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, अब कौन आएगा? ट वर्ग। ठीक है दोस्तों, हम लगा दिया ट वर्ग, ट वर्ग लगा दिया। ई है, ई है, इसके बाद ऊ आता है, लेकिन ऊ तो इसमें आएगा नहीं, तो क्या आएगा? री, री लगा दिया। ठीक है दोस्तों, रे वर्ण आ गया और श वर्ण आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे मूर्धन्य वर्ण आ गए। इनका जो उच्चारण है वो मसूड़ों के द्वारा होता है। जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो सर्वाधिक जो प्रभाव है वो हमारे मसूड़ों पर पड़ता है, जिसके कारण इनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर हमारा क्या है? दंत्य वर्ण। 4 नंबर कौन सा हो गया? दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण में कौन सा आएगा? ट वर्ग के बाद में कौन सा आ जाता है? त वर्ग आ जाएगा। दंत्य वर्ण में त वर्ग आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप देखो जो लय है वो दंत्य वर्ण में आ जाएगा। ये जो स है ये भी दंत्य वर्ण में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, त वर्ग, ल और स, यानी कि दंत्य वर्ण, यानी कि वे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु है वो दांतों के माध्यम से मुख से बाहर निकलती है, उनको दंत्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं 5 नंबर पर।
5 नंबर पर जो वर्ण आएगा वो आएगा ओष्ठ वर्ण। कौन सा आएगा? ओष्ठ वर्ण। ठीक है दोस्तों, देखो ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ का जो अर्थ होता है वो होता है होठ, यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु होठों के माध्यम से मुख से बाहर निकलते हैं उनको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। यदि बात करें तो पैवर्ग, पैवर्ग, पैवर्ग के जितने भी वर्ण है, चाहे वो पै हो, फे हो, बे हो, भे हो, मैं हो, आप इनको उच्चारण करके देखना। पै वर्ग के जितने भी वर्ण है उनको जब हम उच्चारित करेंगे तो प्राणवायु है वो हमारे होठों के माध्यम से यानी होठों से टकराते हुए बाहर निकलती है, जिसके कारण इनको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो एक होता है उपदमानीय, उपदमानीय पे और फे। ठीक है दोस्तों, ये इनके ये जो है ये चिन्ह है, यानी कि हम ये इसको आधा विसर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं आगे। 6 नंबर, 6 नंबर कौन सा होगा? कंठ ओष्ठ। दोस्तों वे वर्ण जिनका उच्चारण, दोस्तों वे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ एवं होठ दोनों के माध्यम से किया जाता है वो वर्ण है वो कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। यानी कि वे वर्ण है जिनका उच्चारण या फिर वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी प्राणवायु है वो कंठ एवं होठ दोनों के माध्यम से हमारे मुख से बाहर निकलती है तो उसको क्या कहा जाता है? कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। जैसे ओ, औ, ये वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये जो वर्ण है जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमें महसूस होगा कि हमारी जो प्राणवायु है या फिर हमारी जो प्राणवायु निकलती है वो हमारे कंठों से भी टकरा रही है और होठों से भी टकरा रही है, यानी इन दोनों के साथ टकराते हुए मुख से बाहर निकल रही है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण इनको कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो प्राणवायु है कंठ के साथ और कंठ के साथ साथ तालु से भी टकराते हुए मुख से बाहर निकलती है, जिसके कारण इसको कंठ तालु वर्ण कहा जाता है। और ये जो वर्ण है वो होगा ए आई। ये जो वर्ण है ये कंठ और तालु में गिने जाते हैं। दोस्तों 8 नंबर वर्ण दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ। दोस्तों कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, ये जो वर्ण है इनका उपयोग है, इनको जब उच्चारित किया जाता है तो जो प्राणवायु है वो हमारे दांत एवं होठ दोनों के माध्यम से मुख से बाहर निकलते हैं, जिसके कारण इनको दंतोष्ठ कहा जाता है। और ये एकमात्र शब्द है वह। ठीक है, यदि हम इनका सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि इसमें आखिर होना क्या है। तो इसके माध्यम हम सीधे सीधे पढ़ रहे हैं ताकि हमें कुछ याद हो सके, हम कुछ जान सके। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें ये दंतोष्ठ है तो इसका जो सूत्र होता है ना वो होता है वकारास्य, वकारास्य दंतोष्टम, वकारास्य दंतोष्टम, ये इसका सूत्र हो गया। तो इसको देखने से तो हमें ये स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि ये जो वह है नहीं ये वह उत्तर होने वाला है। इसको देखें तो ये पता चल जाएगा कि इसमें वह उत्तर होने वाला है। तो इसके कारण हम इनको छुपाते हुए इन पढ़ रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं 9 नंबर नासिक्य वर्ण। कौन से पढ़ रहे हैं? नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण यानी कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम जब भी बोलते हैं तो हमारी जो मुख से जो हवा निकलती है वो मुख से कम और नासिका से ज्यादा निकलती है। ठीक है, उसको हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। जैसे यह शब्द बोल के देखो, आप आपको लगेगा जैसे हवा है वो नासिका से बाहर निकल रही है। ठीक है, इस शब्द को बोल के देखो,
इन शब्दों का आप उच्चारण करके देखो। ये शब्द इनको जब हम उच्चारण करेंगे तो हमें लगेगा कि जो प्राणवायु है वो हमारे नासिका से होती हुई बाहर निकल रही है, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है, नासिकीय वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नासिकीय वर्ण में एक वर्ण को और शामिल किया जाता है, जिसको कहीं कहीं पे तो अलग पढ़ाया जाता है, लेकिन हम क्या है उसको साथ में पढ़ेंगे, जिसके कारण अलग नहीं पढ़ना पड़े। और वो हो जाएगा कौन सा, अनुस्वार। कौन सा होगा, अनुस्वार। अनुस्वार यानी अनुस्वार को भी, जो हम कोई शब्द पढ़ते हैं ना, उसके एक ऊपर बिंदी लगती है यहाँ पे, वो अनुस्वार हो जाएगा हमारा। यानी अनुस्वार को भी नासिकीय वर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक शब्द आता है जीवामूल्य। जीवामूल्य, जीवामूल्य की अगर अपन बात करें तो एक वर्ण आता है क, जिसके आगे आधा विसर्ग हो, और ये आगा ख, जिसके आगे भी क्या हो, आधा विसर्ग हो। कुछ ऐसे वर्ण, ये क या ख जो दो वर्ण है, यदि हमें ऐसे लिखे हुए दिखाई दे तो इनका उच्चारण जीवामूल्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे उच्चारण स्थान हो गए। ठीक है, अब देखो मूल रूप से यदि संस्कृत की बात करें तो मूल रूप से संस्कृत में 7 उच्चारण स्थान माने जाते हैं। 7 उच्चारण स्थान माने जाते हैं मूल रूप से। लेकिन जो महर्षि पाणिनि है ना, महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने एक और उच्चारण स्थान जोड़ दिया, जिसको कहा जाता है उर्स। उर्स, उर्स का अर्थ होता है हृदय। उर्स का अर्थ क्या होता है, हृदय। उसको भी पाणिनि ने एक उच्चारण स्थान माना जाता है, जिसके कारण उच्चारण स्थान कितने हो गए, 8। यदि हमें पूछे कि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान, पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, तो हम क्या कह देंगे, 8 है। ठीक है, चलो दोस्तों, ये हो गए उच्चारण स्थान हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है।